अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 43 और डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और कल जो है वो हमने इसके अंदर रिजॉल्विंग पावर को डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था और लिमिटिंग रेजोल्यूशन, ये चीज़ें हमने जो ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके हवाले से हमने इसको स्टडी किया था। तो आज हमारे पास डेट है 29 और लेक्चर नंबर हमारा 43 है। वेव्स एंड ऑसिलेशंस और डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने जो है डायफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल स्लिट्स जो है इसको स्टडी करना है। डायफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लिट्स हों, एक से ज़्यादा हों, जो मल्टीप्लाई हो रही हों। डायफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल स्लिट्स। आप कंसिडर करें कि एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी 5 स्लिट्स हैं, यानी कि 5 स्लिट्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा। एक ऐसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसको कंसिडर करें कि जिसकी 5 यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल स्लिट्स हैं। ठीक है, कंसिडर ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग having 5 slits, जिसकी कि हमारे पास 5 स्लिट्स हैं। तो अगर हमने एंगुलर विड्थ फाइंड करनी है प्रिंसिपल मैक्सिमम की, यानी कि जो पहला ब्राइट स्पॉट बन रहा है किसी एंगल थीटा के ऊपर, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो फोकल लेंथ एफ है इट इज़ मच ग्रेटर देन डी। ठीक है, एफ फोकल लेंथ एफ इज़ मच ग्रेटर देन डी, यानी कि जो फोकल लेंथ है आपके लेंस की, जो आपने लाइट की रेस को कन्वर्ज करने के लिए स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, वो फोकल लेंथ जो है वो डी क्या है? डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। अगर वो एफ जो है वो ग्रेटर देन डी है, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो ग्रेटर है, तो जो ग्रेटिंग एलिमेंट डी है या जो स्लिट्स के दरमियान में सेपरेशन उससे ज़्यादा है, तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है, ठीक है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए जो रेज हमारे पास एडजेसेंट स्लिट से आ रही होंगी वो क्या होंगी? वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगी किसका? वेवलेंथ का। तो इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि आपके पास, अगर मैं यहाँ पर अभी फिगर ड्रा करता हूँ कि आप अगर 5 स्लिट्स ले लें, ठीक है, और 5 स्लिट्स के अंदर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को गुजारें, तो वो लाइट जो है वो इन स्लिट्स से गुजरने के बाद लेंस पे पड़ेगी और लेंस जो है वो इन रेज को क्या करेगा? इन रेज को कन्फाइन करेगा, फोकल एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है? रेज को किसी पॉइंट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फोकस करना। तो ये सारी रेज जो आ रही होंगी इनको किसी पॉइंट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये फोकस करेगा। तो ये जब डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लाइट की रेज जो है वो फोकस होंगी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब आपकी लाइट की रेज जो हैं वो फोकस होगी, तो उसके बाद आपके पास इन मल्टीपल स्लिट्स की वजह से एक पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और वो जो पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन है उसके अंदर हमें पता है कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या डायफ्रैक्शन की इक्वेशन होती है वो तो हमें पता है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा के बराबर जो है वो होती है। ठीक है, अभी मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर इस चीज़ को
ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये फिगर से समझ आती हैं, ज्योमेट्री है सारी। ये देखें, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और इसकी कोई लैम्डा वेवलेंथ है जिससे ये मूव करती हुई यहाँ पर ये हमारे पास 5 स्लिट्स हैं। हमने ज्यूम किया हुआ है 5, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी, जितनी मर्जी ले लें आप स्लिट्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5, ये 5 आपने स्लिट्स लिए हैं और आपके पास यहाँ पर सामने ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन को हम एस का नाम जो है वो दे देते हैं। तो एक रे जो है यहाँ से डायफ्रैक्ट होती है और इधर जाती है इस पॉइंट के ऊपर। इस हम पॉइंट को कोई पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। इसके दरमियान में लेंस पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पेट बात है कि यहाँ पर लेंस है, मैं बना नहीं रहा फिगर के अंदर, लेकिन लेंस जो होता है वो लाजमी होता है इस जगह पे ऊपर। एक यहाँ से होती है ऐसे जाती है, फिर एक यहाँ से होती है ऐसे जाती है, फिर एक यहाँ से ऐसे जाती है और फिर एक यहाँ से ऐसे जाती है और ऐसे जाती है। ये सारी रेज जो हैं ये आपके पास इस पॉइंट पी तक जा रही हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास कोई इसका सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, और ये सेंट्रल एक्सिस जो है ये यहाँ से अगर इस लाइन से आप देखें तो ये कोई एंगल थीटा जो है हमारे पास बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इसकी सेपरेशन है स्लिट्स की, 2 स्लिट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो डी है हमारे पास। स्क्रीन और स्लिट्स का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल डी कहा हुआ है, आप इसको कैपिटल डी कह लें, कैपिटल एल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइट की सारी रेज जो है यहाँ पर जाकर पहुँच रही है और इस जगह से लेकर इस जगह ये सारी फोकल हमारे पास लेंथ है ग्रेटिंग की। तो अब आप देखें अगर कि यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगी, अगर मैं इधर से यहाँ पर इसको इससे मिला दूँ, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यूँ गिरा दूँ इसके ऊपर, तो ये एंगल मेरे पास क्या बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा मेरे पास, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कई दफ़ा हमने ये वाली चीज़ जो है ये कैलकुलेट की है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये छोटा सा ये वाला, ये पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, अब दोबारा मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा, हमने कई दफ़ा किया है। डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यही हमारे पास जो इक्वेशन आती है डायफ्रैक्शन की। और इसके अंदर हमें पता है कि एम जो है वो 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 एंड सो ऑन के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास कोई आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, ये मल्टीपल स्लिट्स हैं, एक दफ़ा फिर आप देख लें, मल्टीपल स्लिट्स हैं हमारे पास। हमने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली है, ठीक है। वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट की रेज जो है इन स्लिट्स के ऊपर पड़ रही हैं, इन स्लिट्स की सेपरेशन डी है। ये पढ़ने के बाद यहाँ पर एक कोई लेंस रखा हुआ है, ये जाके फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं, सारी के सारी जाके फोकल पॉइंट के ऊपर जो है वो जमा हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर m जो है वो ऑर्डर ऑफ इमेज है या ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है। तो आप ये देखें कि जो लोकेशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा की, ये डिपेंड नहीं करती ऑन द नंबर ऑफ स्लिट्स, यानी कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है कि जो सेंटर के ऊपर आपके पास बन रहा होता है, जहाँ पर हम प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर हम क्या कहते हैं कि m 0 है, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमा का होता है यहाँ पर m 0 है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा ने तो उसी जगह पर बनना है, ठीक है, सेंटर के ऊपर, चाहे आपके पास 5 स्लिट्स हो, चाहे आपके पास 10 स्लिट्स हो, चाहे आपके पास 15 स्लिट्स हो, ठीक है, जितनी मर्जी आप स्लिट्स ले लें, लेकिन प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है उसकी लोकेशन ने चेंज नहीं होना। प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो हमेशा सेंटर के ऊपर ही बनेगा। तो अब मैं ये फिगर मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है। द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम
डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्लिट्स n। तो ये जो नंबर ऑफ स्लिट्स n है ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है, मैं अभी एक और फिगर यहाँ पर बनाता हूँ इसको मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, ठीक है, और ये सामने हमारे पास स्क्रीन है, ये स्क्रीन है हमारे पास। तो ये तो सेंटर से जाएगा सीधी लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास जो रीजन बनेगा ये वाला रीजन, ये हमारे पास रीजन होगा सेंट्रल मैक्सिमम का, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर ब्राइट आपको स्पॉट जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ से ही हमारे पास कुछ रेज जो हैं वो इस तरफ भी जाएंगी, ठीक है, कुछ रेज जो हैं वो इस तरफ भी जाएंगी, और ये यहाँ से कोई एंगल डेल्टा थीटा जो है वो बना रही हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास mth प्रिंसिपल मैक्सिमम है, यानी कि ये वो वाली लोकेशन है जहां पर हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमम के बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंजेस जो आएंगी, जो ऑर्डर के साथ। जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो तो आपको पता है m0 होता है, ठीक है, क्या फिर उसके आगे जो हमारे पास आएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम, mth प्रिंसिपल मैक्सिमम, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम के आगे आपके पास डार्क फ्रिंज भी हो सकती है, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट। लेकिन mth प्रिंसिपल मैक्सिमा जो यहाँ पर ये दिखाया है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है, इस सेंट्रल मैक्सिमम के बाद यहाँ पर दोबारा जो है हमारे पास मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा, यानी कि अगली सेंट्रल के बाद, मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ बहुत रोशन है आपके पास, देखें ऐसे, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो इससे आगे ये एक और मैक्सिमम, फिर ये एक और मैक्सिमम, इनके दरमियान में हमारे पास डार्क फ्रिंजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, इनके दरमियान में हमारे पास डार्क फ्रिंजेस भी हो सकती हैं, और ऑब्वियसली होती हैं इनके दरमियान में डार्क फ्रिंजेस। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ये फिगर है ये शो कर रही है कि जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम है, तो हर सेंट्रल मैक्सिमम जो है उसकी साइडों के ऊपर हमारे पास एक मिनिमम भी लाई करता है, और वो मिनिमम जो है वो किसी एंगल डेल्टा थीटा के ऊपर लाई करता है। यानी कि ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर ये मैंने mth प्रिंसिपल मैक्सिमम बनाया है, इधर इसी प्लेस कहीं पर हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंजेस भी होंगी, ठीक है। तो एक पूरा पैटर्न जो है वो हमारे पास, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम की सराउंडिंग के अंदर हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब है कि हमारे पास ऐसी फ्रिंज जो ज़्यादा इल्यूमिनेटेड नहीं है, वो ज़्यादा चमक नहीं रही, तो उसके लिए हमारे पास डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई ओवर n होगा। आपका टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंक्रीज है फेज डिफरेंस के अंदर, जो हमारे पास वेव्स आ रही है किसी पाथ डिफरेंस डेल्टा एल से, ठीक है। ऑब्वियसली अगर पाथ डिफरेंस है रेस के दरमियान, लेकिन अब पाथ डिफरेंस तो होगा, जब पाथ डिफरेंस होगा तो फिर हमारे पास जो है वो कुछ रेज जो हैं वो मैक्सिमा बना रही होगी और कुछ रेज जो हैं वो मिनिमा बना रही होगी। तो ये पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एल ओवर लैम्डा, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं वेव लेंथ की तो वहाँ पर लेंथ के साथ उसकी रेशो जो है वो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये हमारे पास डेल्टा एल ओवर लैम्डा जो है, इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू एन। ये एन के बराबर है, नंबर ऑफ स्लिट्स। नंबर ऑफ स्लिट्स है जो एक्चुअली लेंथ जो है और जो रेशो है वेव लेंथ की, ये उसके बराबर है। तो हम यहाँ पर एन आपने देखा डेल्टा फाई 2 पाई ओवर एन आपने लिखा है, तो यहाँ से एन की वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है, तो एन की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आप देखें अगर एन की वैल्यू, तो एन डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 ओवर एन है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं एन की, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 2 पाई ओवर डेल्टा फाई, और अगर 1 ओवर एन लूं तो मेरे पास डेल्टा फाई ओवर 2 पाई के बराबर जो है वो आ जाएगा। यानी कि दिस इज द रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस एंड दिस इज द रेशियो ऑफ पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर एन की जगह पर डेल्टा फाई ओवर 2 पाई, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा एल जो है ये हमारे पास क्या निकल आएगी, ये हमारे पास निकल आएगी लैम्डा डेल्टा फाई ओवर 2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई ओवर एन। ठीक है, और यहां से आप देखें कि जो 2 पाई और 2 पाई हैं वो तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा लैम्डा ओवर एन, यानी कि डेल्टा एल हमारे पास लैम्डा ओवर एन के बराबर जो है वो आ जाएगा। यानी कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लिट्स, ये इसके बराबर जो है ये हमारे पास चीज जो है वो बन जाएगी। तो डेल्टा फाई ओवर 2 पाई आपको पता है कि जो डेल्टा फाई ओवर 2 पाई है वो 1 ओवर एन के बराबर थी, तो मैंने ये डेल्टा फाई ओवर 2 पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर रखी है 1 ओवर एन। बल्कि आप इसको एक मिनट यहाँ पर ऐसे करें कि ये लैम्डा डेल्टा फाई ओवर 2 पाई है, तो मैंने यहाँ पर डेल्टा फाई ओवर 2 पाई की वैल्यू रख दी, तो डेल्टा लैम्डा डेल्टा फाई ओवर 2 पाई की वैल्यू 1 ओवर एन, तो ये लैम्डा ओवर एन के बराबर निकल आया। ठीक है, तो ये रेशो हमारे पास जो चेंज ऑफ लेंथ है उसकी रेशो और नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है, उसकी रेशो जो है वो निकल आई है। तो अब एक्चुअली अब ये डेल्टा एल क्या चीज है, ये डेल्टा एल जो है एक्चुअली ये किसको कारस्पॉन्ड कर रहा है, ये एक्चुअली पाथ डिफरेंस को कारस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, डेल्टा एल क्या है, ये जो टोटल पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एल is actually representing the path difference। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें कि अगर हम फर्स्ट मिनिमम की बात करें, फॉर फर्स्ट मिनिमम यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम के बाद जो फर्स्ट मिनिमम हमारे पास बनेगा, तो हम कहेंगे कि डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, डी साइन ऑफ थीटा लैम्डा ओवर एन। तो अगर मैं इसका चेंज ऑफ एंगल हम ले लें डेल्टा थीटा, तो डी साइन डेल्टा थीटा लैम्डा ओवर एन के बराबर, क्योंकि डी साइन ऑफ थीटा ही हमारे पास एक्चुअली डेल्टा एल के बराबर है जो पाथ डिफरेंस है। तो चूंकि ये डेल्टा थीटा जो है ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि जो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग है वो बहुत छोटी होती है, एंगुलर सेपरेशन बहुत स्मॉल होती है, तो डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल,
तो इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि साइन डेल्टा थीटा जो है इट गोज टू डेल्टा थीटा, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगुलर सेपरेशन जो है उनके दरमियान बहुत स्मॉल है। तो हम कहेंगे कि डी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन के बराबर है, और इसको हम लिख देंगे डी डेल्टा डेल्टा थीटा लैम्डा ओवर डी एन। ये हमारे पास एंगल जो है वो निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से हम ये दे सकते हैं कि अगर हम एन को इंक्रीज करें, ठीक है, अगर इस एन को हम इंक्रीज करें तो जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो शार्पर हो जाएगा। यानी कि ये एन इंक्रीज करेंगे तो ये डेल्टा थीटा और कम हो जाएगा। जितना डेल्टा थीटा कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो शार्प होता जाएगा। डेल्टा थीटा कम होने का मतलब ये है कि जो एंगुलर सेपरेशन है उन फ्रिंजेस के दरमियान में वो कम जो है वो होती चली जाएगी। ठीक है, ये आज पता नहीं मेरी ये 20 मिनट के बाद ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। तो डेल्टा थीटा जो है वो लैम्डा ओवर डी एन के बराबर हमारे पास जो है वो आएगा। अब आप देखें कि एन, अगर आप एन को इंक्रीज करें यानी कि नंबर ऑफ स्लिट्स को आप इंक्रीज कर दें, जितनी आप एन इंक्रीज करेंगे उतना डेल्टा थीटा जो है वो स्मॉल होता जाएगा। और डेल्टा थीटा यानी कि एन अगर इंक्रीज हो तो डेल्टा थीटा स्मॉल हो जाएगा। और डेल्टा थीटा स्मॉल होने का मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है इट बिकम्स शार्पर। ये ज्यादा शार्प हो जाएगा, यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा ब्राइट जो है वो हो जाएगा। तो अगर हम एक और एंगल लें थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो जो पार्ट डिफरेंस है रेस के दरमियान फ्रॉम एडजेसेंट स्लिट्स, यानी कि दो स्लिट्स में से जो रेज आ रही हैं उनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है, यानी कि एक और एंगल के ऊपर अगर हम इन रेज को चेक करें तो आप देखें कि अगर मैं एक एंगल ले लूँ थीटा प्लस डेल्टा थीटा और दो स्लिट्स को देखें कि उनके दरमियान में से रेज जो हैं वो किस तरह आ रही हैं और किस तरह का पैटर्न बना रही हैं, तो आप देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन थी डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इसके अंदर अब मैंने जो है वो डेल्टा थीटा ऐड कर दिया। तो डी साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा ये चीज आ गई। तो आप इसको अगर ओपन करें तो ये आएगा डी साइन ऑफ थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस कॉस डेल्टा थीटा साइन ऑफ थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के मैंने इसको ओपन जो है वो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, और सॉरी ये आएगा साइन डेल्टा थीटा और कॉस ऑफ थीटा।
ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया। तो जो स्मॉल वैल्यूज हैं डेल्टा थीटा की, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा की स्मॉल वैल्यूज के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डी साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। अब काज ऑफ डेल्टा थीटा जो है, चूंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो काज ऑफ डेल्टा थीटा जो है ये हमारे पास 1 के बराबर ही जो है वो आ जाएगा। और यहां से प्लस कॉस थीटा साइन डेल्टा थीटा, तो हम इसको क्या देंगे डी कॉस ऑफ थीटा और डेल्टा थीटा। ये चीज जो है हमारे पास बन जाएगी। क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है तो हम कह रहे हैं कि कॉस डेल्टा थीटा जो है ये 1 के बराबर है, और साइन डेल्टा थीटा जो है इसको डेल्टा थीटा के बराबर हमने ले लिया। हम ये कुछ भी ले सकते हैं इसको यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के अंदर। तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास जो डी साइन ऑफ थीटा है, ठीक है, प्लस डी कॉज ऑफ थीटा डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये पार्ट डिफरेंस है, तो एम लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर एन। ठीक है, पार्ट डिफरेंस आपको पता है एम लैम्डा के बराबर है, लेकिन प्लस इसमें लैम्डा ओवर एन इसलिए किया है कि यहां पर हमारे पास एन नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। हम एन नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल स्लिट्स के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हमने ये जो पीछे हमने लैम्डा ओवर एन वैल्यू निकाली थी, लैम्डा ओवर एन वैल्यू हमने किसकी निकाली थी, आप देखें कि लैम्डा ओवर एन हमने वैल्यू जो है वो निकाली थी ये डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने लैम्डा ओवर एन जो है इसको पीछे ये निकाला है, वो ये निकाली थी ना वैल्यू डी साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन। तो ये फेज का फर्क है, आप इसको डी कॉस ऑफ थीटा डेल्टा थीटा लैम्डा ओवर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज भी जो है वो हम कर सकते हैं कि आप देखें कि जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जिसमें हमने लिखा डी साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस कॉस थीटा साइन डेल्टा थीटा, इस इक्वेशन के अंदर एक चेंज जो है वो ये की जा सकती है कि आप इसको दूसरे फेज के लिए भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डी इंटू, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा डेल्टा थीटा के बराबर है और प्लस कॉस थीटा जो है वो साइन डेल्टा थीटा के बराबर है। ठीक है, हम इस इक्वेशन को जो है वो इस तरह भी राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास डी साइन थीटा डेल्टा थीटा जो है वो वैल्यू हमने निकाली हुई है पीछे। ठीक है, डी साइन थीटा जो है वो लैम्डा ओवर एन के बराबर जो है वो हमारे पास वैल्यू निकली हुई है। बहरहाल आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और जिस तरह मैंने इसको लिखा है आप इस तरह भी इसको राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता, वो चाहे जो सा मर्जी फेज आप ले लें, साइन थीटा का फेज ले लें चाहे आप कॉस ऑफ थीटा का फेज लें, बात एक ही है, दोनों ही हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, चाहे डी साइन थीटा डेल्टा थीटा हो, ठीक है, चाहे डी साइन डेल्टा थीटा हो चाहे डी कॉस डेल्टा थीटा हो, दोनों के लिए आपके पास लैम्डा ओवर एन ने ही आना है। ठीक है, तो इसलिए हम फिर यहां पर कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन जो हमारे पास क्या आ जाएगी कि डी कॉस थीटा प्लस एम लैम्डा
इज इक्वल टू एम लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर एम। ये चीज़ें हमारे पास आई है। अब आप देखें कि यहाँ से जो है ये इसको डेल्टा थीटा, ये एम लैम्डा इस एम लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो लैम्डा हमारे पास एन डी कॉज ऑफ थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास एंगुलर सेपरेशन जो है वो मल्टीपल स्लिट्स के लिए जो है वो हमने प्रूव कर दी। तो आप देखेंगे कि अगर एट थीटा 0 डिग्री हो तो हमारी जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो डेल्टा थीटा हमारे पास लैम्डा ओवर एन डी के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो प्रोडक्ट एन डी जो है इट गिव्स द विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग। एन डी ये क्या है, ये विड्थ ऑफ ग्रेटिंग है, यानी कि जो एन स्लिट्स की ग्रेटिंग है उसकी विड्थ है, क्योंकि हर स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है, और हर स्लिट के दरमियान सेपरेशन डी जो है उसको एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास एन स्लिट्स की विड्थ जो है वो निकल आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो विड्थ ग्रेटिंग की उसको इंक्रीज करें, यानी कि अगर एन डी जो है इसको इंक्रीज करें आप, ये विड्थ जो है इसको बढ़ाना शुरू कर दें, तो जो पीक है मैक्सिमा की वो ज्यादा शार्पर हो जाएंगी। ठीक है, पीक्स ऑफ मैक्सिमा बिकम्स शार्पर, वो ज्यादा शार्प हो जाएंगी, वो ज्यादा ब्राइट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है क्या स्टडी किया आज, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल स्लिट्स। तो वो आपको ये कह सकता है कि डायफ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल स्लिट्स जो है उसके लिए जो एंगुलर सेपरेशन है डेल्टा थीटा, उसका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाएं, यानी कि इसको एक्सप्लेन करें और उसका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाएं। तो आपने ये सारे मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और उसके बाद आपने ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है, डेल्टा थीटा लैम्डा ओवर एन डी कॉज ऑफ थीटा। ये वाला वो एक्सप्रेशन पूछेगा पेपर के अंदर कि इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो ये आपको दोनों फिगर्स बनानी पड़ेंगी सेम एज इट इज, जिस तरह मैंने किया है आपको करके ये प्रूव करके जो है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो फिर मैं कल जो है इसको कवर करूँगा। उसकी वजह ये है कि मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसलिए एक एक करके आपको आर्टिकल जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है आप इसको ज़्यादा इस पर तवज्जो दे सकें और इसको समझ सकें, क्योंकि वेव्स एंड ऑसिलेशन जो है इट इज़ मच टफ सब्जेक्ट एज कंपेयर टू मैकेनिक्स। ठीक है जी, मैकेनिक्स के मुकाबले में ये बहुत टफ है। ठीक है, इसमें सारी ज्योमेट्रीज हैं और उन ज्योमेट्रीज को विजुअलाइज, देखिए वेव को आप विजुअलाइज कर ही नहीं सकते कि वेव नज़र तो नहीं ना आती है आपको। वेव तो किसी मीडियम में, मीडियम के अंदर जब मूव कर रही होती है तो वो मीडियम के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो आपको नजर आती है, वेव तो नहीं आपको नजर आती। तो ये सारी ज्योमेट्रीज हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्रीज हैं, उनको विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा आप इसका जो मैथमेटिक्स है और इसका जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़रा शार्पर तरीके से जो है वो स्टडी करें और ये लेक्चर जो है रिपीट किया करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। ठीक है, अभी ये अनसिन असाइनमेंट्स जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं, ये अब आपको मिलती ही रहेंगी। उसके अलावा आपने एक और काम करना है। आज लेक्चर नंबर 43 हुआ है। ठीक है, मैंने तमाम स्टूडेंट्स के 43 लेक्चर्स जो मैंने दिए हुए हैं वो नोट मैंने देखने हैं रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, मैं जब ये कोर्स ख़त्म कर दूंगा, ये भी आपकी असाइनमेंट का एक हिस्सा है। व्हेन आवर लास्ट लेक्चर विल बी डन,
उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि जो सारे आपने रजिस्टर के ऊपर आपने नोट किए हैं मेरे लेक्चर, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उसकी PDF बनाकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर कॉलेज खुल गए हुए तो मैं कॉलेज के अंदर जो है वो उनको चेक करूँगा। लिहाजा ये जितने 43 लेक्चर्स हैं इसके बाकायदा मार्क्स होंगे कि आपने इनको रजिस्टर पे नोट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, या आपने डिटेल के साथ जिस तरह मैंने स्टेप्स करवाए थे वो नहीं करवाए, तो मैं हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली जो है इसको चेक करूँगा। ठीक है जी। CR जो है वो ऑनलाइन है, CR इज ऑनलाइन और नॉट? GR इज ऑनलाइन? GR भी नहीं है, क्यों भाई? बहरहाल ये जो है ऑनलाइन है या नहीं है, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, उनको भी बता दीजिएगा। ये सारे लेक्चर जो है ये आपने नोट करने हैं। उसके बाद आज एक और नई असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो गई है। ठीक है, अभी मैं ये सारे जो हैं, फिर उसके बाद मैं आपका एक एक चैप्टर का टेस्ट लूँगा। हर चैप्टर का अलहदा से टेस्ट बना के मैं वो लूँगा आपका, जब ये आपके 7 चैप्टर जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप लॉग